हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स और यूनिट नंबर 4 का स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको फाइबर ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाया है। क्या सर पढ़ा दिया आपने? कि नहीं सर, आपने फर्स्ट पार्ट में फाइबर ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाया है। कौन सा पार्ट पढ़ाया है सर? लेजर पार्ट पढ़ाया है आपने। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आज सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप जानते हैं कि ये वन शॉट की जगह कौन सी सीरीज चल रही है आपकी? गन शॉट। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम किस नाम से है? बीटेक पॉली बाई AK। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आपको नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिट के। ओके, इज दैट क्लियर ना? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है बीटेक पॉली। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का ये स्टूडेंट यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। तो सिलेबस के अंदर हम फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद प्रिंसिपल क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन कौन कौन से मटेरियल होते हैं, किस किस से मिलकर बनी होती है। देन उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर पढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस कोण पढ़ते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दो ऊपर वाली तीन चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, तीनों ही टॉपिक्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स की कम्युनिकेशन प्रिंसिपल क्या है, एटूनेशन क्या होता है, डिस्पर्जन, और लास्ट में उसके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ये स्टूडेंट आप चाहें तो इसका ये बोल सकते हैं कि सर ये फर्स्ट पार्ट है, बट हमने वीडियो के थ्रू, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो लेजर वाला है वो हमने अपलोड कर दिया है, बट ये हम मानते हैं कि ये इसका सेकंड पार्ट है जो हम अब कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए आज की, क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली होती क्या है? कभी आपने डाटा केबल देखी है या फिर वाईफाई की जो केबल होती है वो आपने देखी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स। मतलब क्या है कि जो डेटा को ट्रांसफर करती हो वन प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स। जैसे आपके पास एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर एक डाटा केबल लगाते हैं, डाटा केबल से आप चाहें तो अपने फोटो, वीडियो एंड सो ऑन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप चाहें तो लैपटॉप से कहां पर फोन में ट्रांसफर कर रहे हैं या फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके थ्रू? बाय डाटा केबल के थ्रू। तो जो डेटा केबल जो है वो आपके पास क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स है। आई होप कि आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत, ठीक है। बट यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली यहां पर क्या है, बहुत सारे नोट सुंदर सर राइटिंग में बने हुए हैं। तो सर पहले बताइए कि यहां पर लिखा है फाइबर ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फाइबर ऑप्टिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ब्रांच है, क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं इसको, तो फिजिक्स की ब्रांच होगी। कि बिल्कुल सर सही है। विच डील्स विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ लाइट वेव। इसके अंदर क्या जाती है स्टूडेंट? लाइट जाती है। क्या जाती है? लाइट वेव। मतलब एक लाइट जाएगी, वो किसकी तरह जाएगी? एक वेव की तरह जाती है, ठीक है। लाइट जैसे आपने ऑन की, लाइट ऑन करने के बाद वो किसकी तरह जाएगी? वेव की तरह। और वेव कैसे चलती है? ऐसे कुछ इस टाइप से वेव चलती है। यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर विच एक्ट एज ए गाइडिंग मीडिया। वो क्या करती है? अपने मीडिया को, जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, उनको क्या करती है? ट्रांसफर। अब सपोज वाईफाई है, वाईफाई का क्या है? वाईफाई में एक केबल लगी रहती है। वाईफाई का क्या काम है? उस केबल का क्या काम है कि जो भी सिग्नल आएगा वो एक प्लेस से, सपोज ये वाईफाई की केबल है, यहां से सिग्नल आया और ये सिग्नल को ट्रांसफर करवाती है कहां तक? यहां तक, ठीक है। ऐसे ही इसी का काम होता है, फाइबर ऑप्टिक्स का काम होता है। इज दैट क्लियर ना? द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव बाय फाइबर ऑप्टिक्स वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जॉन टिंडल इन 1870। 1870 में जॉन टिंडल ने ये इसको क्या किया? फाइबर ऑप्टिक्स को डिमोन्स्ट्रेट किया पहली बार कि हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स की नाम की भी कोई चीज होती है जो कि क्या करती है? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव, जो लाइट को वेव की तरह ट्रांसमिशन करती है।
आगे को मूव करवाती है। आई होप कि आपको थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा बेसिकली है क्या आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में हम फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं वो हम समझते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स इज द टेक्नोलॉजी फॉर डेटा कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। किसकी टेक्नोलॉजी है? डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। डेटा को या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डेटा को कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आप हैं, आपके दोस्त हैं या आपकी कौन वही जिससे आप बातें करते हैं पूरे दिन और पूरी रात बातें करते करते रहते हैं, तो वो हैं और आप यहां से फोन कर रहे हैं और वो फोन आपका रिसीव करती है, तो बातें होती हैं, क्या हो रही है आपके बीच? कम्युनिकेशन हो रही है। तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है? फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। इज दैट क्लियर ना? देन उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर सर्व द सेम पर्पस एज द कॉपर वायर। जैसे कॉपर वायर का काम क्या होता है? कॉपर वायर का काम क्या होता है कि करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करना। सेम ऐसे ही यहां पर जो आपके पास क्या रहता है, ऑप्टिकल फाइबर जो रहती है उसका भी काम क्या होता है? मूविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, ये काम रहता है किसका? फाइबर ऑप्टिकल का या ऑप्टिकल फाइबर्स का। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर। आई एम सॉरी, तीसरा पॉइंट है वो इन फाइबर ऑप्टिक्स द ट्रांसमिशन मीडिया इज लाइट। यहां पर जो ट्रांसमिशन मीडियम जो बनेगी वो क्या बनती है? लाइट बनती है। ठीक है, क्या बनती है? लाइट। हमेशा याद रखना है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर किसके बारे में स्टडी पढ़ते हैं हम? इसकी स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं। दैट लाइट कैरिड विद ए हेयर थिन। जो आपके पास लाइट जो रहती है, जो लाइट जो जाएगी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में, वो किसकी तरह? एक हेयर की तरह। अब देख लीजिए हेयर का ये आपके पास पेन की नोक है, इससे भी बहुत पतला बार रहता है, उसके थ्रू आपकी लाइट जाती है किसके अंदर? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, बाय द पर्पस ऑफ ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और किसका क्या मेन पर्पस प्रोसेस क्या है उसके अंदर? मेन प्रोसेस क्या है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो भी आपके पास डेटा रहता है वो क्या रहता है? ट्रांसफर रहता है। अभी हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो हम थोड़ी बहुत देर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होंगे वो ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड ऑप्टिकल फाइबर इज ए फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल हो सकती है, जैसा चाहें आप उसको मोड़ सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपके पास डेटा केबल होती है, मेड बाय ए ग्लास सिलिका। और किससे बनी रहती है? ग्लास सिलिका से बनी रहती है। और एक प्लास्टिक डायमीटर, इसका जो डायमीटर रहता है, जैसे ये है आपके पास, इसको ये पेन है, पेन को हम मोड़ सकते हैं, मोड़ नहीं सकते कि नहीं सर? जो आपके पास डेटा केबल क्या होती है? फ्लेक्सिबल हो सकती है, उसको जैसा चाहें आप ऐसा मोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसका जो डायमीटर रहता है वो प्लास्टिक का बना रहता है। जैसे ये क्या रहती है आपके पास? प्लास्टिक की बनी रहती है। स्लाइटली थिकर, वो थोड़ा सा मोटी रहती है, थोड़ी सी मोटा डायमीटर रहता है। दैट ऑफ द ह्यूमन हेयर, जो ह्यूमन हेयर से थोड़ा सा बड़ा रहता है, ह्यूमन हेयर से थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है ना? बात क्लियर है ना? चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गए कि ओके सर। उसके बाद इसके एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है? हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट। इसको हाई डेटा, जो जितना भी चाहे आपका कितना भी बड़ा डेटा हो वो हम सभी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी हाई बैंडविड्थ होती है। लो ट्रांसमिशन डेटा, मतलब इसमें जो आपका जो डेटा रहता है उसको लॉस बहुत कम, ना के बराबर होता है। ठीक है, स्मॉल साइज केबल और वेट में और साइज केबल में, जो साइज होता है केबल का साइज, उसमें क्या रहती है? बहुत कम रहती है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी, डेटा क्या रहता है? सिक्योर रहता है कोई भी। और एबंडेंट रॉ मटेरियल, जो अगर हमें इसे बनाने की जरूरत पड़े तो हम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल में इसके सभी मटेरियल यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर है ना? ओके, इतना क्लियर कि हाँ सर इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर थिन लॉन्ग
stand of glass surrounded by a glass coating of a slightly low refractive index। उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और किसकी कोटिंग रहती है? कोटिंग रहती है ग्लास की कोटिंग रहती है। क्या रहती है? किसकी कोटिंग रहती है? ग्लास की कोटिंग रहती है। क्लियर है ना इतना? ओके कि हाँ सर इतना तो हमारा क्लियर है। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड ए गाइडेड मीडिया फॉर ट्रांसमिशन एंड ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये मैंने बता दिया कि अगर आपको कोई सिग्नल या कोई भी मीडियम क्या करना हो, ट्रांसफर करना हो, कोई भी डेटा ट्रांसफर करना हो, तो उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमीटर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके थ्रू? ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, अगर आपको कंस्ट्रक्शन आती है आपके एग्जाम में और आएगी 100%, तो यदि आपके एग्जाम में कंस्ट्रक्शन आती है तो बेसिकली उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट कोर होता है, दूसरा होता है क्लैडिंग होता है, और तीसरा होता है सीथ। सीथ को हम बफर जैकेट के नाम से भी जानते हैं। सीथ को किसके नाम से? बफर जैकेट के नाम से। ठीक है, जैसे सपोज ये पेन है आपके पास, ये मानता हूं मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये पेन है। अब पेन की ये जो आपके पास नोक दिख रही है, पेन की ये क्या है? नोक। इसको नोक वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट आ गया, ये आपके पास होता है क्लैडिंग। और यहां पर ये आप देखेंगे μ2 लिख रहा है और ये μ1, ये क्या है सर? यहां पर ये जो कोर है, इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और यहां पर ये जो क्लैडिंग है, और इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। बात क्लियर है? जैसे यहां पर ये ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है इस पेन का, ये जो ब्लैक पार्ट है ये क्लैडिंग है, और ये जो नोक है ये आपके पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और ये जो आप देखेंगे, ये जो कलर वाला पार्ट है, तो ये इसके ऊपर क्या है? सीट है, जिसे आप बोल सकते हैं बफर जैकेट। क्या बोल सकते हैं? बफर जैकेट। बात क्लियर? यहां पर एक पॉइंट और लिखा है कि यहां पर μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है μ1 से। मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा किससे? क्लैडिंग से। क्यों रहेगा? क्योंकि तभी इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी इसके अंदर लाइट या जो भी डेटा होगा वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर? यहां पर आपको ये समझ में आया, μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा रहेगा किससे? μ2 से। क्लियर है ना? इतना क्लियर? ओके सर। अब इसको बनाना कैसे है, तो यहां पर आप डायग्राम देखेंगे, प्यारा सा खूबसूरत सा हमने डायग्राम बना रखा है। तो डायग्राम को देखिए, तो यहां पर डायग्राम देखिए, यहां पर ये कोर है, ये मैंने बना रखा है। ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कोर, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। और यहां पर ये आप देखेंगे कोर के ऊपर एक और पार्ट है जिसे मैंने क्लैडिंग का नाम दिया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और ये एक और पार्ट है बफर जैकेट। जैसे आप जानते हैं एक टॉफी आती है, टॉफी आती है, टॉफी सपोज मैं मानता हूं टॉफी के अंदर 3 पार्ट आते हैं भाई। एक तो उसके ऊपर पोलोथिन रहती है, पोलोथिन के टाइप में वो रहता है रैपर। देन उसके बाद एक जो आपके पास पेपर टाइप में रहता है, जैसे किस्मी की टॉफी खाई है ना सर? कौन सी टॉफी? मुझे याद दिला दिया आपने, किस्मी, जब उसने मुझे पहली बार किस किया था, क्या ही सर, पर्सनली मत जाया करो ना सर। ठीक है, तो जैसी टॉफी होती है ना, टॉफी के 3 पार्ट्स होते हैं कि सर एक तो अंदर वाला पार्ट रहता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद उसके ऊपर अंदर वाला पार्ट कौन सा होगा? या खोल। उसके ऊपर जो वो जो कागज वाला पार्ट रहता है वो आपके पास क्या होगा? क्लैडिंग। और जो पन्नी वाला पार्ट होता है वो आपके पास हो गया बफर जैकेट। तो कुछ इसी टाइप से रहता है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कुछ इसी टाइप से होती है, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना? आगे ना बात समझ में कि हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब इनको थोड़ा थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया है कि कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है, बफर जैकेट क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कोर को डिफाइन किया है। कोर यहाँ पर क्या है? द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर इज मेड अप ऑफ ए हाई क्वालिटी ग्लास। ये जो आपके पास कोर जो रहता है ये हाई क्वालिटी ग्लास से बना रहता है। अगर यही बेकार हो गया जो आपका कोर वाला पार्ट है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए ये हाई क्वालिटी का ग्लास से बनाया जाता है, कौन, कोर बनाया जाता है, या फिर सिलिका या प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। ठीक है, इसका जो डायमीटर रहता है, बेसिकली कोर का जो डायमीटर है वो वेरी करता है। अगर आप किसी अलग अलग बुक में देखेंगे तो वो वेरी करता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। ठीक है ना। उसके बाद क्लैडिंग है, द कोर इज सराउंडेड बाय ए ग्लास। जो आपके पास क्लैडिंग है, क्लैडिंग का जो क्लैडिंग है, ठीक है, क्लैडिंग क्या है कि कोर के चारों तरफ सराउंडेड बाय द ग्लास से प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, प्लास्टिक जैकेट से सराउंडेड होती है ग्लास। ठीक है, उसका डायमीटर 100 से 250 माइक्रोमीटर, ये वेरी करता है। वही कंडीशन आ गई कि μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए μ2 से। ठीक है ना। ओके, कि हाँ सर इतना तो क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पर शीथ, तीसरा पार्ट है यहाँ पर, कौन सा है, शीथ है। शीथ पार्ट क्या है यहाँ पर, तीसरा पार्ट है, तो इट इज द थर्ड लेयर। मैंने यहाँ पर यही लिखा है, ये थर्ड लेयर होती है। इट प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम मॉइस्चर एंड एब्रेशन। तो ये किससे, मॉइस्चर, जैसे बारिश वगैरह पड़ जाती है, कोई नमी वगैरह हो जाती है, तो उससे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जैसे आपके पास टॉफी होती है, टॉफी जो उसके सबसे ऊपर वाला रैपर जो रहता है वो किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करे, इस वजह से। और ये किसकी, पॉलीथीन मटेरियल की बनी रहती है। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ द क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज एनक्लोज्ड इन ए प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, वो सेफ्टी और स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करती है। क्लियर है ना, इतना सभी को क्लियर कि हाँ सर इतना तो हमें क्लियर है। अब इसकी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है। देखिए, बेसिकली जो आपके पास पूरी जो ऑप्टिकल फाइबर्स जो रहती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करती है। किसके ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा जब हम क्लास 12th में पढ़ते हैं TIR कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही इंद्रधनुष दिखाई देता। तो ये आपने, बट हम अभी आपको समझाएंगे क्या है। देखिए, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसीलिए बिल्कुल भी स्किप करने वाला टॉपिक्स नहीं है स्टूडेंट। ओके ना, एकदम बढ़िया। ओके, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, कहां से, डेंसर मीडियम से कहां पर जा रही है, रेयर मीडियम में जाती है। कहां से, डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, अगर आपके पास वाटर है तो वाटर जो है, सपोज ये है, ये लेयर है या फिर सरफेस आप बोल सकते हैं, लेयर या फिर सरफेस है। ठीक है, ये जो लाइन है ये लेयर या सरफेस है। यहां पर आपके पास मैं मानता हूं वाटर है और ये आपके पास क्या है, एयर। अगर कोई लाइट रे रेयर से, सॉरी डेंसर से, ये डेंसर है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। कहां पर, रेयर मीडियम में जाती है। एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर उसका एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आई क्या रह जाता है, ग्रेटर देन रह जाता है, ग्रेटर रहता है किससे, थीटा सी से, थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल से, तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने ही मीडियम में, अपने ही डेंसर मीडियम में। उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात क्लियर कि सर बिल्कुल एकदम समझ में आया कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाती है और वो जो थीटा है, ये जो एंगल आई है, ये एंगल आई ज्यादा हो जाता है थीटा सी से और वो लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना,
एकदम क्लियर हुआ ना। और बाकी का बिल्कुल बेसिक डायग्राम से हम आपको बताएंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, बस इतना याद आप रखेंगे डेफिनेशन को। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यहां पर कुछ क्या है कंडीशन है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही ट्रेवल करनी चाहिए। डेंसर मीडियम स्टूडेंट यहां पर जो है वो कोर है और रेयर मीडियम यहां पर स्टूडेंट क्लैडिंग है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, इतना तो याद है ना कि हाँ सर इतना याद है। देन उसके बाद द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थीटा सी से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, एंगल आई ये जो है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर ये थीटा सी का फॉर्मूला है जो कि हम आगे चल के ड्राइव करेंगे। थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, μ2 यहां पर क्लैडिंग, μ1 यहां पर कोर है, μ2 यहां पर क्लैडिंग है, μ1 यहां पर क्या है, कोर है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि इस पे आगे चल के हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको याद हैं कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। देन उसके बाद जो एंगल आई है वो ज्यादा होना चाहिए थीटा सी से, ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो आपका जो भी लाइट का सिग्नल है जो भी है वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, ओके ना, इतना क्लियर। यहां पर डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एकदम तुम्हारे माइंड में भर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये आपके पास डेंसर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर, ऊपर वाला मीडियम रेयर है। अगर कोई लाइट रे रेयर डेंसर मीडियम से, ये डेंसर है, डेंसर मीडियम से जाती है, ये सरफेस है, ये क्या होता है सरफेस, और ये है नॉर्मल, ठीक है, ये सरफेस ये नॉर्मल, यहां से कोई लाइट रे गई, ठीक है, जाती है, और यहां पर जाने के बाद वो आप जानते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, ये नॉर्मल से दूर होके जाएगी। क्यों, डेंसर से कोई लाइट रे रेयर मीडियम में जाती है तो वो जानी कैसे चाहिए थी सर, जानी तो सीधी चाहिए थी, बट वो सीधी ना जाके वो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर होके गई है, थोड़ी सी दूर होके गई है, ठीक है, ओके, देन ओके, ठीक है। यहां पर एंगल आई है और यहां पर क्या है, एंगल आर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब यहां पर एक बात बताइए, यहां पर ये थीटा सी है, यहां पर ये आई है और ये आपके पास क्या है, थीटा सी, क्या ये थीटा सी क्या है यहां पर अभी ज्यादा है, थीटा सी यहां पर क्या है, ज्यादा। अगर मैं एक बात बताइए, ये एंगल आई, ये एंगल आई था बिल्कुल। अगर मैं ये जो आई वाली रे है, इस रे को थोड़ा सा और मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं, कर दिया मैंने यहां, ठीक है। अगर ये इस टाइप से करता हूं तो ये जो रे जो है वो पहले तो ऐसे जाने के बाद थोड़ा सा इधर हो रही थी, ठीक है। अगर मैं इसी रे को थोड़ा सा और इधर कर देता हूं तो ये जो रे है वो सीधी चली जाएगी या ना जाएगी है ना, कि हाँ बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही दिखाया है, यहां पर ये जो एंगल आई वाली जो है, यहां पर देखिए ये एंगल और ये एंगल में डिफरेंस है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो इसलिए ये बड़ा एंगल है तो ये रे और बेंड हो जाएगी, और ये रे और बेंड हो जाएगी सरफेस की तरफ। तो यहां पर ये जो एंगल आर है, एंगल जो आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एंगल, रिफ्लेक्शन जो एंगल है वो क्या हो जाएगा यहां पर 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल आई है वो बराबर किसके हो गया, थीटा सी के, मतलब 90 डिग्री के बराबर हो गया है,
ठीक है, ओके। देन उसके बाद अगर मैं इस रे को और बेंड कर देता हूं और ऊपर की तरफ, यानी कि इस एंगल आई को मैं और बढ़ा देता हूं, और बढ़ा दिया, जब मैं और बढ़ा दूंगा तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट है, ये जो रे है, ये क्या हो जाएगी, अपने ही मीडियम में वापस हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है कि अगर मैं इस एंगल आई को और बढ़ा दिया तो ये जो रे थी ये पहले कुछ इस टाइप से जा रही थी, अब क्या हो जाएगी, अपने ही मीडियम में वापस हो जाएगी। और जब कोई लाइट रे अपने ही मीडियम में वापस हो जाती है तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एंगल आई से। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इतना समझ में आया कि हाँ सर इतना तो समझ में आ गया हमारी में, बात क्लियर है, एकदम क्लियर, सभी को कंसेप्ट क्लियर, ओके सर। देन यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या टर्मिनोलॉजी है कुछ यहाँ पर समझ लीजिए क्या है। देखिए क्रिटिकल एंगल, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल। अभी इस डायग्राम को समझते हैं, अभी हम पहले इसको समझते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल क्या है, देखिए क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब कोर, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रेयर मीडियम क्लैडिंग इज 90 डिग्री। यहां पर आप देखेंगे ये जो सेकंड वाला डायग्राम था, यहां पर एंगल आर और एंगल आई दोनों ही एंगल क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री के हो रहे हैं। जब एंगल आर और एंगल आई दोनों ही एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री के हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल। बात क्लियर है, ओके, कंसेप्ट क्लियर, ओके। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब इस डायग्राम को समझते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो आप देखेंगे, ये लाइन जो जिसके ऊपर मेरी पेन चल रही है, ये लाइन और ये लाइन जो है, ये अंदर वाला पार्ट है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का, जिसे आप कोर का नाम देते हैं। ये क्या है, कोर है। और ये ऊपर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से है, जैसे इसके अंदर क्या है, ये नोक वाला पार्ट है, नोक वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, कोर है। और ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है पूरा, ये आपके पास क्लैडिंग है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या है, μ2 है। क्लियर है, ओके। और यहां पर इसको मैं मानता हूं ये एक्सिस पॉइंट है, ये क्या है, एक्सिस पॉइंट है। ये क्या है आपके पास स्टूडेंट, एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, इस एक्सिस पॉइंट भाई यहां से कोई लाइट जाती है, लाइट जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कि हाँ बिल्कुल सर, तो लाइट जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस सरफेस से टकरा के अपने ही मीडियम में वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर जाएगी, फिर टकराएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताइए, ये एंगल आई है, ये एंगल आई, तो ये एंगल आर होगा। और यहां पर ये जो है, यहां पर अगर मैं पूरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। भाई थीटा, ये भी एंगल 90 हो जाएगा। भाई 90 होगा या नहीं होगा, कि हाँ सर बिल्कुल 90 होगा। तो यहां पर ये क्या हो गया आपके पास, थीटा। तो अब आप ये बात बताइए, ये पूरा ही एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90, या आप मान लीजिए ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये जो ट्राइंगल आप देखेंगे, ये वाला पहले वाला, ठीक है, इसमें आर प्लस थीटा, ये जो आर है और ये जो प्लस थीटा है, ये जो थीटा, ये अकेला ही एंगल 90 डिग्री का है, ये अकेला ही एंगल 90, तो एक एंगल 90, तो इस एंगल का सम कितना बचेगा इन दोनों का, आर प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। होगा या नहीं होगा भाई, अकेला एंगल, राइट ट्रायंगल आप जानते हैं, ये राइट ट्रायंगल है, अगर उस राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, एक एंगल पूरा ही कंप्लीट 90 का हो गया, तो ये बाकी के जो दो एंगल बच गए हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, कि हाँ सर। तो यहां पर ये आर है, ये प्लस थीटा, तो आर प्लस थीटा कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, यहां पर ये आई मैक्सिमम, यहां से कोई लाइट गई थी, आई मैक्सिमम, ठीक है, आई मैक्सिमम। सेम ऐसे ही अगर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सर कोई लाइट ऊपर से भी आए,
कोई लाइट क्या है ऊपर से भी आ सकती है कि बिल्कुल सर आ सकती है, तो ये भी एंगल आई मैक्सिमम होगा। तो फिर कुछ इस टाइप से नीचे जाएगी रे, और फिर कुछ इस टाइप से ट्रेवल करती रहेगी, फिर कुछ इस टाइप से चलती रहेंगी या नहीं कि हाँ सर बिल्कुल जाएंगी, बहुत सारी रे जाएंगी। तो ये एंगल आई इधर हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा जो है जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूं, ये पूरा एंगल कितना हो गया सर, ये आई मैक्सिमम, ये भी आई मैक्सिमम सर, ये तो आई प्लस आई 2i मैक्सिमम हो गया, आई प्लस आई 2i मैक्सिमम हो गया, 2i मैक्सिमम। ये अभी इसीलिए बताया है क्योंकि आगे चल के एक्सेप्टेंस कोण, क्योंकि ये कोण ही तो बनना है, ये कोण है ना कोण, भाई कोण कैसा होता है, कुछ इस टाइप से ही तो होता है कोण। अगर मैं इस टाइप को इसको घुमा दूं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा या नहीं। तो यहां पर ये क्या है, एक्सिस वाला एंगल हो गया, ये एंगल आई मैक्सिमम, ये आई मैक्सिमम, तो टोटल पूरा क्या हो गया 2i मैक्सिमम, 2i मैक्सिमम। तो ये इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण, इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण। ठीक है ना, ओके समझ में आया। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया कि सर बिल्कुल क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। अब उसके बाद है एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल द मैक्सिमम एंगल, यहां पर ये जो आपके पास आई जो मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, बार बार मैं आई मैक्सिमम बोल रहा हूं, ये जो आई मैक्सिमम है इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल। इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। जो लाइट रे जिस एंगल से एंटर करेगी इस कोर के अंदर, इस कोर के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण, एक्सेप्टेंस कोण। तो यहां पर यही डेफिनेशन है, द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटर्स द कोर फॉर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट अकर एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस कोण, एक्सेप्टेंस कोण मैंने बता ही दिया, ऑल द लाइट रे contained in a cone having vertex angle 2i maximum are accepted and transmitted along the fiber. This cone is acceptance cone. ठीक है ना, ओके समझ में आई है। एक्सेप्टेंस एंगल एक्सेप्टेंस कोण क्या होते हैं कि हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद है न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है कि देखिए साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल अभी समझ में आया। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम। इसके आगे यदि मैं साइन और लगा देता हूं तो साइन आई मैक्सिमम, साइन आई मैक्सिमम, तो वो आपके पास क्या बन जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसे आप एन ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन क्या हो गई, द न्यूमेरिकल अपर्चर इज आल्सो डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। अगर भाई जितना एंगल आपका मैक्सिमम रहेगा साइन के साथ, वही आपके पास क्या होगा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा। क्लियर है ना, एक ऊपर डेफिनेशन भी लिख रही है, द न्यूमेरिकल अपर्चर इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एक्सेप्टेड बाय द फाइबर। ठीक है, उसके बाद यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। तो यहां पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले के ऊपर ही हमने डेफिनेशन है, क्या है द डिफरेंस बिटवीन, या फिर द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड द क्लैडिंग, भाई क्लैडिंग का भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं, डिफरेंस ही तो है, और उससे 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, और म्यू वन क्या है, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इन ऑप्टिकल फाइबर। यही डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं या फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज आप बोल सकते हैं। ठीक है, किस किस का डिफरेंस, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लेते हैं आप, डिफरेंस लेते हैं, और कोर के क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको डिवाइड करते हैं, तब जाके आपके पास क्या आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आता है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। किससे आप डिनोट करते हैं, डेल्टा से इसको हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद
रिलेशन हम पढ़ते हैं, रिलेशन एक्सप्रेशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बस एंड तक आपको देखना है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके ना ये जो दोनों पार्ट्स आपने देख लिए 100% आपके मार्क्स पक्के करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये डायग्राम वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, जिसे हम एयर का नाम देते हैं, ठीक है। और बाकी का डायग्राम पीछे वाला सेम है, ठीक है। ओके ओके ओके, देन यहां पर आप पहला पॉइंट लिखेंगे, यहां पर म्यू नॉट, म्यू 1 और म्यू 2, या आप जीरो भी बोल सकते हैं, आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहां पर म्यू 0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, म्यू 1 कोर है और म्यू 2 क्लाइडिंग है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, ये आपके पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ, तो यहां पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 0 है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप जानते हैं, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, भाई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1, म्यू 1 किसके अंदर लाइट जा रही है, म्यू 1 के अंदर जा रही है, मतलब कोर के अंदर जा रही है, और कहां से जा रही है, एयर से जा रही है। तो म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट, म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट, और म्यू नॉट की जो वैल्यू रहती है स्टूडेंट, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एयर का कितना रहता है, 1 रहता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1। इज दैट क्लियर? अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, मतलब स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर, ठीक है ना। सेम ऐसे ही यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही लिखा है, क्या लिखा है कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1, म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट साइन आर, जो इधर साइन आई अपॉन साइन आर था ना, इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट। ये जो साइन आर था इसको आप इस तरफ ले गए, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट साइन आर। तो ये आपके पास बन के, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ट्राइंगल एबीपी। अब ट्राइंगल एबीपी कौन सा, जो मैंने आपको बताया था एबीपी। यहां पर देखिए ये जो ट्राइंगल है एबीपी, ये पूरा वाला ट्राइंगल जो है, पूरा देखिए ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी पी, यहां पर वैसे पी पॉइंट हम यहां पर मानते हैं, बेसिकली पी पॉइंट यहां पर है, ये पी पॉइंट यहां पर मान लीजिए, ठीक है। पी पॉइंट यहां पर है, तो ए बी पी में आप देखिए ये जो आर प्लस थीटा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा या नहीं। और यहां से आर की वैल्यू मैं निकालता हूं, तो थीटा उधर जाएगा तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यदि आप आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पर आर आ रहा है, इस आर की जगह 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है या नहीं होता। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। कॉस थीटा हो गया, और आप जानते हैं कॉस थीटा, ये एक आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर चला जाएगा और साइन भी उधर जाएगा, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास आता है या नहीं आता, कि हाँ सर बिल्कुल। तो इस कॉस थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है। वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला बनके रेडी हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम, आप जानते हैं एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, आई मैक्सिमम ही तो होता है। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा सी, यहां पर ये जो आपके पास थीटा है, इस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, ये आई है, तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट,
रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हम स्नेल्स लॉ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। ये बी पॉइंट था, ये आपके पास बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू म्यू 2, भाई दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ रही है और कहां पर जाएगी, म्यू 1 पर जाएगी, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या आप थीटा सी की वैल्यू निकालते हैं तो साइन जो है ओनली साइन, ये साइन इधर चला जाएगा किसमें, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और यही आपके पास क्या था, क्रिटिकल एंगल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। और आप जानते हैं इस थीटा सी की जगह आप क्या रख सकते हैं, थीटा सी की जगह साइन आई मैक्सिमम, साइन आई मैक्सिमम। तो म्यू नॉट अपॉन म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट रूट में 1 माइनस म्यू, भाई ये आपके पास क्या था, ये फॉर्मूला था या नहीं, ये देखिए ये फॉर्मूला था। तो इस साइन थीटा की जगह, साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, इस साइन थीटा की जगह म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो इसका स्क्वायर है यहां पर, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो म्यू 2 का स्क्वायर अपॉन म्यू 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम इधर जाएगा, माइनस के म्यू 2, तो ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से कॉमन में से अगर यहां से नीचे से लेंगे तो इस, भाई ये दो पावर हैं, पावर दो बाहर लेंगे रूट से, तो इससे ये वाली खत्म हो जाएगी या नहीं, कि हाँ सर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये भी पूरा खत्म। तो रूट में म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। तो रूट में म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। अगर आप आई मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आई मैक्सिमम, तो साइन जो है, ये जो साइन है इसको आप इस तरफ भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर, जिसे आप एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल अपर्चर एनए का भी फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, एनए बराबर क्या था, साइन आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम ये निकाल लिया, आई मैक्सिमम क्या था, साइन इनवर्स। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, बचा क्या, आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रूट में म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना क्लियर है, ओके। देन उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, आई मैक्सिमम इज साइन इनवर्स रूट में म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर। इसकी जगह आप न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए वैल्यू रख देंगे बस ओनली, तो ये एक और फॉर्मूला यहां से बन जाता है। तो ये आप भी ये और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड फ्रैक्शनल डेरिवेटिव है, तो इसको अभी हम पढ़ते हैं। हेडिंग डाल ली हेडिंग, क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। हम जानते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट देखा था, म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हम फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला आप जानते हैं कि बिल्कुल सर जानते हैं। अगर आप इसके अंदर ध्यान दें, ये म्यू 1 का स्क्वायर और ये माइनस म्यू 2 का स्क्वायर, तो अंदर ये फॉर्मूला बनता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं कि बिल्कुल सर। तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने चेंज का ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए थे। फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज का फॉर्मूला डेल इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम मैंने लिख रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये आपने लिख ली। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे
टू म्यू आई और टू म्यू आई, टू म्यू वन से ऊपर नीचे मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि यहां पर मुझे एक फॉर्मूला बनाना है जो कि यहां पर डेल आ जाए। क्या आ जाए? डेल। तो डेल कब आएगा? जब माइनस के साथ म्यू वन आएगा तभी तो डेल आएगा। कि हाँ सर, तो यहां पर मैंने इसको अरेंज किया है थोड़ा बहुत, क्या कि म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन। इस म्यू वन में से जो दो म्यू वन है, इस म्यू वन में से एक म्यू वन यहां पर आ गया, और ये जो टू है, ये टू इसके नीचे आ गया। ठीक है ना? ये जो टू है वो इसके नीचे आ गया, और टू म्यू आई सेम है। तो इसकी जगह, इस वाले की जगह मैं क्या रख सकता हूं? इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? सर आप इसकी जगह आप रख सकते हैं डेल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेल आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या रख दिया? डेल हमने रख दिया। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्या रख दिया? डेल। तो अभी डेल नहीं रखा, सेम ऐसे ही। तो यहां पर अभी हमने म्यू वन प्लस म्यू टू अपॉन टू की जगह म्यू वन पुट किया है, म्यू वन पुट कर दिया। जैसे आप म्यू वन पुट करेंगे तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो ये आपके पास टू म्यू वन का स्क्वायर, म्यू वन का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगी पावर। ठीक है, तो ये आपके पास म्यू वन आपके पास आ गया, और इसकी जगह, इस पूरे की कंप्लीट की जगह हमने क्या रख दिया? डेल आपके पास रख दिया। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या हो जाता है? म्यू वन रूट में टू डेल, म्यू वन रूट में टू डेल आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है, जो कि न्यूमेरिकल अपर्चर का एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें कैलकुलेट आपको करना है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.45। न्यूमेरिकल अपर्चर आपको निकालना है, मतलब NA आपको निकालना है, जो कि फॉर्मूला है रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। म्यू वन की वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू टू की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ है न्यूमेरिकल अपर्चर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ साथ आपको एक्सेप्टेंस एंगल पूछा है और क्रिटिकल एंगल पूछा है। ठीक है, और जबकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। ठीक है, म्यू वन की वैल्यू ये दे रखी, म्यू टू की वैल्यू ये दे रखी, दोनों की वैल्यू को हमने पुट किया, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमें पूछा क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल। क्या पूछा है? एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल मतलब आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला आप जानते हैं, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। और ये म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.2425। तो 0.2425 डायरेक्ट वैल्यू। अगर साइन इनवर्स में टेबल आपको देखनी आती होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास आंसर आ जाएगा आई मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू की वैल्यू ये रही आपके पास, म्यू वन की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलसी अलाउ होती है तो कैलसी से आप इजीली अपने आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखेंगे वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट, तो बेसिकली आप कर सकते हैं, तो ये आप देख लेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए है, इजी है। क्रिटिकल एंगल निकालना है, थीटा सी आपको निकालना है, जो कि फॉर्मूला दिया है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया है, तो यहां पर है एक ग्लास क्लैड फाइबर हैज क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्लैडिंग का, मतलब म्यू टू की वैल्यू दे रखी है ये, तो म्यू टू की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेल आपको दे रखा है 0.005। ठीक है, और आपको पूछा क्या है कि क्रिटिकल एंगल बताइए। क्या बताना है? थीटा सी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि क्रिटिकल एंगल बताइए। अब क्रिटिकल एंगल हम कैसे बताएंगे? तो थीटा सी
मतलब आपके पास थीटा सी पूछा है, तो डेल इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहां पर आपको म्यू वन तो दे नहीं रखा, म्यू टू दे रखा है और डेल भी दे रखा है। तो म्यू वन कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू आपको दे रखी है, मैंने लिख ली। म्यू वन नहीं दे रखा तो सेम है, म्यू टू दे रखा है, ये लिख लिया, म्यू वन सेम है। उसके बाद मैं क्या करूं, इस म्यू वन को इस तरफ लेके आऊं, इस म्यू वन में से घटा दूंगा, ये आपके पास क्या आ गया, म्यू वन माइनस ये आपके पास, इस म्यू वन को हमने कॉमन लिया यहां से। उसके बाद अलग एक तरफ ये है म्यू वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बचेगी, इसके अंदर इसके नीचे ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास, तो म्यू वन की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1.5। और थीटा सी फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू की वैल्यू आपके पास ये है और म्यू वन की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास थीटा सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आई होप कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है, इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद से ट्राई करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दे रखा है, तो वो आपके लिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ सर ओके। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट वी नंबर क्या होता है। क्या होता है वी नंबर। पानी वानी पीना हो तो पानी वानी आप पी सकते हैं, तो मुझे तो लग रही है प्यास, मैं तो पानी पीऊंगा। ठीक है, वी नंबर, वी नंबर बोल सकते हैं या फिर नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ पैरामीटर, दोनों तीनों में से नेम जो भी आए वो लिख के आना है आपको, ठीक है ना। अब वी नंबर क्या होता है, देखिए वी नंबर इन ऑप्टिकल फाइबर इज ए डायमेंशन लेस पैरामीटर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स इन ए फाइबर। आपके पास एक फाइबर है, आपके पास क्या है, एक फाइबर, उस फाइबर में कितने नंबर ऑफ मोड पॉसिबल हैं उसको हम बोलते हैं वी नंबर। क्या बोलते हैं, वी नंबर। और ये कैसा होती है, डायमेंशन लेस, इसकी डायमेंशन लेस पैरामीटर होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। सपोज ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर में कितने नंबर ऑफ मोड ट्रेवल कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मोड्स जा सकते हैं, एक जा सकता है, दो जा सकते हैं, तीन जा सकता है, चार, पांच, छह, कितने नंबर ऑफ मोड्स ट्रेवल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वी नंबर। और वी नंबर एक डायमेंशन लेस पैरामीटर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर लिख रखा है, ये यहां पर इसका फॉर्मूला है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, बेसिकली आप पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। ये वी नंबर का फॉर्मूला है, तो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन लैम्डा, रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। अगर आप ध्यान देखेंगे म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, कि सर ये तो आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है, तो क्या वही है, कि हाँ बिल्कुल सही है, न्यूमेरिकल अपर्चर का वही फॉर्मूला है। तो यहां पर आप देखेंगे 2r मतलब डायमीटर होता है, तो d हमने यहां पर लिख दिया d पाई अपॉन लैम्डा, रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, ठीक है, सेम आपके पास है, लिख लिया हमने। ओके, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद यहां पर नोट करके पॉइंट लिखा है कि पहला पॉइंट, यदि आपके पास सिंगल मोड है, सिंगल मोड में v की वैल्यू ये रहेगी, v की वैल्यू क्या रहेगी, v लेस देन या इक्वल टू 2.405। यदि मल्टी मोड है, मल्टी मोड मतलब एक से ज्यादा लाइट ट्रेवल्स कर रही है, तब v की वैल्यू ये रहेगी। अगर एक ही लाइट ट्रेवल कर रही है तो v की वैल्यू ये रहेगी। इज दैट क्लियर है ना। ओके, इतना क्लियर सभी को, क्लियर कि हाँ सर इतना हमें क्लियर है, कोई भी हमें प्रॉब्लम दो धेला की परेशानी नहीं है। उसके बाद सर आगे चलिए, अब आप जानते हैं वी नो दैट, न्यूमेरिकल अपर्चर का ये फॉर्मूला होता है, कि हाँ सर बिल्कुल होता है। तो आल्सो न्यूमेरिकल अपर्चर, एक ये और फॉर्मूला होता है, कि बिल्कुल सर होता है। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को इक्वेट करता हूं तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी या नहीं,
यहाँ सर बिल्कुल होंगी, तो दोनों साइड हमने क्या कर दी, इक्वल कर दी। सेम ऐसे ही अगर मैं 3 और 4 को अब फिर ध्यान से देखूं, 3 और 4 को मैं ध्यान से देखूं तो क्या आएगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल अपर्चर और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो 3 और 4 को देखने के बाद क्या पता चलता है, तो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन लैम्डा और म्यू। यहाँ पर ये आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या था, न्यूमेरिकल अपर्चर था या नहीं, यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर, तो इस न्यूमेरिकल अपर्चर की जगह एक ये आ जाएगा, एक ये न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा, तो दोनों ही फॉर्मूले आ गए। भाई देखिए एक बात बताइए, तो ये आपके पास है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही तो है, वहां पर इसकी जगह ये जो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये क्या है आपके पास, ये एन है या नहीं है, कि हाँ सर एन ए ही है। इस एन ए का एक और फॉर्मूला है, क्या है, म्यू1 रूट में 2 डेल्टा, कि हाँ सर बिल्कुल ही है। तो इस एन ए की जगह में एक एन ए वाला फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले रख सकता हूं, ये बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो यही यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, आगे ना बात समझ में, दोनों पॉइंट्स क्लियर, ओके सर, दोनों ही पॉइंट्स हमारे क्लियर है। अब बात हम करते हैं नंबर ऑफ मोड्स इन मल्टीमोड फाइबर। नंबर ऑफ मोड्स इन मल्टीमोड फाइबर, मल्टीमोड मतलब एक से ज्यादा लाइट ट्रेवल्स कर रही है तब के लिए नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकालेंगे। इफ n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोड्स इन मल्टीमोड फाइबर, यदि स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर है, अभी हम पढ़ेंगे स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर क्या होती है। अगर n की वैल्यू, अगर n निकालना हो तो जो v की वैल्यू आएगी, v का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो वहां से नंबर ऑफ मोड्स निकल के आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रेडिएंट इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि v का स्क्वायर अपॉन 4, पहले v का स्क्वायर करेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे तब जाके निकालेंगे, ठीक है ना। ओके क्लियर। देन अब यहां पर यदि V नंबर इंक्रीज विद न्यूमेरिकल अपर्चर, यदि V नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है न्यूमेरिकल अपर्चर, और डायमीटर भी क्या करेगा, डायमीटर ऑफ द कोर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात क्लियर है ना, क्लियर क्लियर। यदि V नंबर, अगर आपके पास ये है, ये V नंबर है भाई, V है, अगर ये बढ़ेगा, ये एक बात बताइए, ये बढ़ेगा तो क्या न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कि हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब v की वैल्यू बढ़ती है तो एन ए की मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर, कि हाँ सर इतना तो क्लियर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो कि 2021-22 में आया हुआ है। 21-22 में क्वेश्चन है, उसी के ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि ए स्टेप इंडेक्स फाइबर, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर है। म्यू1 इतना है, म्यू2 इतना है, वेयर म्यू1 म्यू2 कोर क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जहां पर वेवलेंथ आपको दे रखी है, ये दे रखी, डायमीटर दे रखा है कोर का, ये है, कैलकुलेट कर रहा है कट ऑफ पैरामीटर, मतलब वी नंबर आपको पूछा है और एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोड्स पूछे हैं, एन की वैल्यू, ठीक है। जो गिवन चीज है वो हमने एक साइड लिख लिया और जो पूछी गई है वो भी हमने लिख लिया। एक तो v बताइए और n बताइए। अब v का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, v का फॉर्मूला हमने लिख लिया। उसके बाद 2r मतलब डायमीटर, डायमीटर d लिख लिया। डायमीटर भी आपको दे रखे है कि हाँ सर 50 दे रखा है, और लैम्डा की वैल्यू सर ये दे रखी, ये भी लिख ली, और म्यू1 म्यू2 की वैल्यू दे रखी, तो v की वैल्यू ये आपके पास आ गई। अब इस v की वैल्यू, और कौन सी है, स्टेप इंडेक्स फाइबर है, क्या है ये, स्टेप इंडेक्स फाइबर। और स्टेप इंडेक्स फाइबर में n का फॉर्मूला क्या होता है कि n इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 2, सर ये फॉर्मूला होता है। तो पहले v की वैल्यू ये है, इस v का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू ये आपके पास आएगी 299 अप्रोक्सीमेट।
आगे बात समझ में कि हाँ सर इतना तो समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। पढ़ लिया। ओके, जो चीज गिवन है वो हमने इधर साइड लिख लिया है और क्वेश्चन में दिया है स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो v का फॉर्मूला अगर v मतलब n निकलवाए होंगे तो वही फॉर्मूला होने वाला है, अगर n नहीं निकलवाए तो कोई बात नहीं है। तो यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है सर, कि ओनली वन मोड की वैल्यू, सिंगल मोड है, सिंगल मोड में ये वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां पर आपके पास v की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्योंकि सिंगल मोड है। सिंगल मोड के लिए v की वैल्यू हमने आपको बताई थी कि अगर आपके पास सिंगल मोड है तो सिंगल मोड में v की वैल्यू ये रहती है, मल्टी मोड में v की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है ना, v की वैल्यू। ओके, तो यहां पर v बराबर दे रखा है, v का फॉर्मूला, v की वैल्यू ये दे रखी और 2 पाई r अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये रही। देन उसके बाद म्यू1 म्यू2 की वैल्यू ये रही, दोनों चिपका दी हमने वैल्यू। r आपको निकालना है तो r को एक तरफ रखेंगे, बाकी को डिजिट को दूसरी तरफ भेजेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है ना, इतना क्लियर। ओके, क्या किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और या फिर टेलीग्राम में आप मुझसे मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर यहाँ पर डाउट आ रहा है, मैं आपका डाउट एकदम अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि नहीं? सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक हमें एकदम बढ़िया से समझ में आया है। अभी तो आपके लिए ना बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं, बहुत सारे सरप्राइज आपको देने। सरप्राइज सर मतलब कौन से सरप्राइज देने कि ऐसे वैसे थोड़ी देंगे, सरप्राइज वाले सरप्राइज देंगे। तुम टेंशन क्यों लेते हो भाई, अंकुश सर के साथ फिजिक्स पढ़नी है आपको तो सरप्राइज भी बढ़िया आपको मिलेंगे, ठीक है। सरप्राइज भी बढ़िया हैं आपके लिए। कैसी बात करते हो, ये लीजिए, देखना कितने प्यारे से अच्छे से नोट्स बनाए हैं अंकुश सर ने आपके लिए, मेहनत करी है। तो मेहनत का भाई फल दिखाओ ना अंकुश सर को। ओके चलिए, तो यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, या फिर आप बोल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यदि मैं ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन करता हूं तब क्या होगा, देखिए। ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन मतलब कि सर अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन करता हूं तो बेस्ड ऑन मटेरियल, तो मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड, मटेरियल्स की कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनी होती है उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोड्स, मतलब कितने मोड्स उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मोड्स जा सकते हैं, उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है, ठीक है, उन सभी के ऊपर। तो यहां पर हम मटेरियल के ऊपर पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं एक तो ग्लास फाइबर रहती है, ग्लास की तरह रहती है, एक प्लास्टिक से बनी हुई रहती है। तो मटेरियल के ऊपर इतना खास नहीं है, आप लिख सकते हैं जो ग्लास की बनी रहती है ग्लास फाइबर, जो प्लास्टिक की बनी रहती है प्लास्टिक फाइबर, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स, मोड्स के ऊपर यहाँ पर सिंगल मोड फाइबर, जिसे आप मोनो मोड के नाम से भी जानते हैं, अगर आप क्वांटम वगैरह में देखेंगे तो मोनो मोड्स के नेम से आएगा, ठीक है, मोनोमोड्स या सिंगल मोड फाइबर। उसके बाद मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं जिसमें केवल एक लाइट ट्रेवल ही कर सकती है, उसको हम सिंगल मोड फाइबर बोलते हैं, जिसे मोनोमोड बोल दीजिए। मल्टी मोड फाइबर का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक से ज्यादा लाइट ट्रेवल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर। इतना क्लियर, सभी को क्लियर है कि हाँ सर। उसके बाद बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहला पार्ट है इसमें स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है कि स्टूडेंट अगर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस का वो एकदम से चेंज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है, एब्रप्टली चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। और यहां पर चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर। उसके स्टेप इंडेक्स फाइबर के भी दो पार्ट्स होते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जिसे SM SIF, उसके बाद मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर MMSIF, उसके बाद ग्रेडियंट मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर MMGIF। तो ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, तो बेसिकली आप पढ़ सकते हैं इनको, मैंने बेसिकली आपको बता दिया। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली पहले मैंने लिखा है मोनो मोड या फिर सिंगल मोड। अब मोनो मोड का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिट ओनली वन मोड, मतलब एक ही लाइट ट्रेवल्स करेगी इसमें, जिसे हम सिंगल मोड फाइबर्स बोलते हैं। इसका जो डायमीटर रहता है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर रहता है, और यहाँ पर क्लैडिंग का जो डायमीटर रहता है वो 50 से 125 माइक्रोमीटर रहता है। यहाँ पर ये जो 5 और 10 वाला है वो कोर का डायमीटर है, और ये जो यहाँ पर है 50 से 125 का वो क्लैडिंग का डायमीटर है। ठीक है, कोर मतलब ये जो नोक वाला है, ये नोक 5 से 10 माइक्रोमीटर का पार्ट रहता है, इसका डायमीटर इतना रहेगा। और क्लैडिंग मतलब ये जो पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये आपके पास 50 से 125 माइक्रोमीटर रहता है। ठीक है, उसके बाद यदि सिंगल मोड में प्रोपोगेशन की बात करते हैं फाइबर में, तो वहां पर V की जो वैल्यू है वो ये रहती है, V लेस देन या इक्वल टू 2.405 रहती है। ठीक है, क्लियर है ना, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो भी है। देन उसके बाद यहाँ पर द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, यदि मैं कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ1 माइनस μ2 करता हूं, तो वो क्या आता है, वेरी स्मॉल आता है। क्या आता है, वेरी स्मॉल आता है। ठीक है ना, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली हाई क्वालिटी लेजर सोर्स दैट प्रोड्यूस ए वेरी फोकस्ड बीम। अगर हम हाई क्वालिटी के लेजर को, अगर हम क्या करें, हाई क्वालिटी का लेजर कोई सोर्स है और वो क्या करता है, प्रोड्यूस एक फोकस पर वेरी फोकस्ड बीम ऑफ ए नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन बी यूज्ड इन ए सिंगल मोड ऑपरेशन। अगर वो सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की लाइट है, तो उसको हमें क्या नीड पड़ेगी, हाई क्वालिटी लेजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। इसके कुछ एडवांटेज हैं। फिर एडवांटेज क्या है कि मिनिमम डिस्पर्जन लॉस, इसमें जो लॉस होता है वो बहुत ना के बराबर लॉस होता है, मिनिमम डिस्पर्जन लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रहती है, सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल है। अगर सपोज यहाँ से बहुत थोड़ी डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। डिस्पर्जन इज लो, इसमें डिस्पर्जन जो रहता है, मतलब लॉस आप बोल सकते हैं, वो क्या रहता है, बहुत ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक है ना, तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। अब इसके एडवांटेज थे, वो अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। तो इसको बनाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है और कॉस्टली भी है, कीमती भी है बहुत ज्यादा। इसमें इक्विपमेंट वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, जैसे लेजर डायोड रहती है तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, कॉस्टली आती है। तो हैंडलिंग इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्मॉल कोर डायमीटर, इसको थोड़ा हैंडल करना थोड़ा क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोर का जो डायमीटर है वो क्या है, वो बहुत छोटा है, मतलब 5 से 10 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा डायमीटर हो जाता है। तो इसीलिए इसको हैंडल थोड़ा करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसीलिए मल्टी मोड पर आते हैं, तो मल्टी मोड थोड़ा इजीली है, उसका वो डिसएडवांटेज की जगह एडवांटेज बन जाता है।
तो मल्टी मोड का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा मोड, एक से ज्यादा लाइट ट्रेवल्स करती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर्स। ठीक है। देन उसके बाद द कोर डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसमें कोर का जो डायमीटर रहता है वो 20 से 100 माइक्रोमीटर रहता है, लार्जर देन द मोड फाइबर्स। कंडीशन फॉर मल्टी मोड, कंडीशन क्या रहती है मल्टी मोड प्रोपोगेशन की, यहाँ पर v की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 2.405 से। ठीक है ना। उसके बाद द डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहता है किसका, कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो रहता है वो लार्जर आता है किससे, सिंगल मोड फाइबर से। ठीक है। ओके। द डिफरेंट मोड हैव डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी, अगर डिफरेंट मोड है, डिफरेंट मोड मतलब डिफरेंट लाइट ट्रेवल्स कर रही हैं तो उनकी डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटीज रहेंगी अलग अलग। तो उसका जो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो पल्स की फॉर्म में आपको आउटपुट मिलता है। दीज फाइबर आर यूजफुल फॉर मॉडरेट डिस्टेंस, ये मॉडरेट, ना ज्यादा बड़ी डिस्टेंस के लिए ना ज्यादा छोटी डिस्टेंस के लिए, मतलब एवरेज मॉडरेट डिस्टेंस के लिए यूजफुल है। ठीक है। जैसे अभी हमने सिंगल मोड फाइबर देखा, तो सिंगल मोड फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है, बट ना ज्यादा कम डिस्टेंस के लिए ना ज्यादा मॉडरेट के लिए अच्छा है, बट किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। बट यहाँ पर क्या है कि मॉडरेट डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए, तो वहां पर मल्टी मोड फाइबर ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है, डिस्पर्जन इज हाई, एटूनेशन इज हाई है, लो एंड लिमिटेड बैंडविड्थ है, सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। फैब्रिकेशन इज लेस, तो इसमें फैब्रिकेशन लेस, डिफिकल्ट इज नॉट कॉस्टली, ये थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। इसके इक्विपमेंट सिंपल हैं और लो कॉस्ट के हैं, जैसे एलईडी बल्ब होता है, तो इसको थोड़ा हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। तो लार्ज कोर डायमीटर, ठीक है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, कोर का जो डायमीटर है वो थोड़ा क्या है, लार्ज है, तो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज भी है। उसके बाद है स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर। ठीक है, दोनों ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे ही अब मैं इसके स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर पढ़ाऊंगा, सेम ऐसे ही ग्रेडिएंट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी यही पॉइंट लिखने हैं जो पॉइंट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट हैं, और जो पॉइंट आपको स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर में भी यही चारों ही पॉइंट आपको लिखने हैं, सेम है एज इट इज। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है, इन स्टेप इंडेक्स फाइबर ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर जो कोर आपके पास रहता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर जो चेंज होगा ना वो किसके, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे चेंज होता है। सपोज ये आपके पास है, ये कोर और क्लैडिंग, इसके ऊपर यहाँ पर कोर क्लैडिंग रहती है, ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ से कोई लाइट ट्रेवल्स करता हूं, तो ये अब किसका पार्ट आ गया, ये जो रे है, ये जो सरफेस है, ये किसका है भाई, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, कोर है। अंदर वाला पार्ट क्या है, कोर, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्लैडिंग है। तो कोर क्लैडिंग का ये इंटरफेस है कि हाँ सर बिल्कुल इंटरफेस है। इस इंटरफेस पर जाकर अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, अगर यहाँ पर कोर क्लैडिंग के इंटरफेस पर जाकर एकदम से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। बेसिकली यहाँ पर जो कोर का, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कोर का जो डायमीटर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा, कोर का ये जो अंदर वाला पार्ट है, इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहता है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये आपके पास एक्सिस हुआ, एक्सिस पर यहाँ पर कम है, या एक्सिस से ऊपर ज्यादा हो गया, एक्सिस से नीचे कम हो गया, या यहाँ पर कम हो गया, या इतनी दूर कम हो गया, या यहाँ पर ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है।
हमेशा क्या रहेगा, इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम रहेगा, बस कहां पर चेंज होगा, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्लियर है ना, क्लियर, ओके। बोथ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कैन बी मेड, इसमें हम सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर बना सकते हैं। इंटर मॉडल डिस्पर्जन इज मोर इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, ठीक है, ओके, क्लियर। उसके बाद ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर में क्या रहता है, इसका यहाँ पर ये आपके पास है ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, समझाने जा रहा हूं। यहाँ पर ये एक्सिस है, ये एक्सिस होता है, ये एक्सिस, ठीक है, एक्सिस है। एक्सिस से अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे या एक्सिस से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। या आप बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली सेम नहीं होता है, जैसा इसमें रहता था ना स्टेप इंडेक्स फाइबर में, ऐसा नहीं होता है ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर में। समझ में आई बात, घुसी भेजे में नहीं घुसी, कि हाँ सर आ गई। In gradient index fiber, the refractive index in the core of optical fiber is not uniform. Uniform नहीं रहता, it decrease gradually, धीरे धीरे decrease रहता है from maximum value at the axis point। तो axis जो है, ये आपके पास जो बीच वाली लाइन है, ये जो axis है, इस axis पर maximum रहता है। जैसे ये maximum से थोड़ा कोर क्लैडिंग सरफेस की तरफ चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और सेम जैसे ही नीचे की तरफ आता रहेगा तो वो क्या रहता है, धीरे धीरे घटता रहता है। ऑफ द कोर टू मिनिमम वैल्यू एट कोर क्लैडिंग सरफेस, तो कोर क्लैडिंग के सरफेस पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कोर क्लैडिंग के सरफेस पर क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ना, समझ में आई है बात, आ गई ना बात समझ में, कि हाँ सर समझ में आ गई बात हमारे में, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट इंडेक्स कैन बी मल्टी मोड ओनली, तो ये मल्टी मोड के लिए है, ठीक है। इंटर मॉडल डिस्पर्जन इज लेस इन ग्रेडियंट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं आता है, जो चेंज आएगा वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा। आगे ना समझ में बात। तो यहाँ पर जो बाकी की जो भी पार्ट्स थे, जैसे स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जिसे मैं नाम दे रहा था, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने वही जो स्टेप इंडेक्स फाइबर में मैंने जो भी 4-5 पॉइंट लिखवाए हैं वो यही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपके पास कोर है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये आपके पास क्लैडिंग है। थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया से बनाएंगे, स्केल्स वगैरह से मैंने थोड़ा हाथ से बना दिए हैं, ठीक है, हाँ, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से सेम ऐसे ही यहाँ से कोई लाइट जाएगी तो सिंगल मोड फाइबर है, ये आप देखेंगे तो एक ही लाइट तो जा रही है, तो सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर। सेम ऐसे यहाँ पर स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, तो यहाँ पर दो लाइट हैं, एक रेड कलर की है, एक ब्लैक कलर की जा रही है, तो यहाँ पर दो पार्ट है। उसके बाद ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। अब ग्रेडियंट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, जो भी आपके पास फाइबर्स ऑप्टिक्स, जो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो भी लाइट ट्रेवल्स करेगी वो कैसे करती है, वो करेगी कर्व की मोशन, कर्व की तरह। तो कर्व की तरह इसमें लाइट क्या करती है, ट्रेवल्स करती है। आप देखेंगे कर्व बन रही है, तो लाइट रेज आर कर्व्ड टूवर्ड द फाइबर एक्सिस बाय द रिफ्रैक्शन, ठीक है। और लाइट रे पीरियडिकली डाइवर्ज और कन्वर्ज अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर। क्लियर है, दोनों पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम और जो पीछे 4-5 पॉइंट मैंने करवाए हैं वो यहां पर आपको लिख कर आने हैं, ठीक है ना। और ये 2 पॉइंट, दैट इज इनफ। और ये डायग्राम आपको अच्छी तरीका से बना के आपके एग्जाम में आने। यहाँ पर मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखा है कि ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर
बेटर क्यों रहता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से? क्योंकि यहां पर जो कोर का है, कोर का जो डायमीटर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे। देखिए, इन ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन द कोर डिक्रीज कंटिन्यूअसली while in multi-mode step index fiber is refractive index of core has constant value। multi-mode step index में क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का कांस्टेंट रहता है। मल्टी मोड में चेंज नहीं होता, चेंज किस में होगा, ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर में चेंज रहता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, इसीलिए ग्रेडियंट इंडेक्स बेटर रहता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से। क्लियर है ना, इतना कंसेप्ट क्लियर कि हाँ सर इतना क्लियर है। उसके बाद लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, लॉस कैसे कैसे होता है ऑप्टिकल फाइबर में, थोड़ा हमें कुछ बता दीजिए कि कैसे कैसे लॉस होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि सिग्नल कम आ रहे हैं, पावर कट हो गई, तो सेम ऐसे ही। तो एटूनेशन और डिस्पर्सन, एटूनेशन का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिटी लॉस हो जाना, इंटेंसिटी क्या होती है, लॉस हो गई, या पावर लॉस हो जाना, ऑप्टिकल पावर लॉस। डिस्पर्जन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना, या ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट, या लाइट का चौड़ा हो जाना। ठीक है, ब्रॉडनिंग मतलब क्या हुआ, लाइट को बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना, या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का थोड़ा सा फैल जाना, तो उसकी वजह से सिग्नल्स थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, इस वजह से। जैसे अभी यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो एटूनेशन की यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पर आप देखिए ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड। तो पीआई का मतलब पावर ऑफ इनपुट, यहाँ पर पीआई पावर ऑफ इनपुट, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ एल है, यहाँ पर मैंने आउटपुट दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो यहाँ पर इसमें जैसे ये कोई लाइट इसके अंदर गई होगी, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर गई होगी, तो वहां पर क्या हुआ, लॉस हुआ है, लाइट का पावर का लॉस हुआ है। जब पावर का लॉस होगा तो उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर है ना, तो इसका आउटपुट है। तो यहां पर द रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के रिडक्शन, एम्पलीट्यूड में रिडक्शन आना, और पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ ए सिग्नल एज इट गाइडेड टू थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। इट इज मेनली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, या तो एब्जॉर्प्शन हो सकती है लाइट, या फिर स्कैटरिंग हो सकती है, किसी से टकरा जाना। ठीक है ना, आगे दो तरीका से हो सकता है। तो यहाँ पर इफ पी आई, यहाँ पर पी आई और पी नोट मैंने आपको बता दिया है, इनपुट और आउटपुट है, एंड ऑफ द केबल लेंथ है एल है, यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ एल है, एटूनेशन लॉस पर यूनिट लेंथ, तो एटूनेशन इसका फॉर्मूला है एटूनेशन का, तो अल्फा इज इक्वल टू -10/L log base 10 पी नॉट अपॉन पी आई। पी नॉट मतलब पी ओ भी बोल सकते हैं आउटपुट। ठीक है, अगर इसको माइनस को हटाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पर लिख दिया मैंने। सेम इसकी यूनिट क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेसिबल पर किलोग्राम, जिसे डीबी अपॉन किलोमीटर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं, तो 3 टाइप्स के लॉसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉस, स्कैटरिंग लॉस और बेंडिंग लॉस। अब मैं आपको बता देता हूं इनको तीनों को जल्दी जल्दी में थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉस होता है कि आपके पास कोई कोर मटेरियल है। क्या है कि कोर का कोई मटेरियल है, कोर मटेरियल है। ठीक है, जैसे कोर बनी रहती है ना, कोर
भाई कोर है, वो कोर किससे बनी रहेगी, किसी ना किसी मटेरियल से। उस मटेरियल के अंदर कुछ इंप्योरिटीज को हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर दी, कुछ इंप्योरिटीज हमने ऐड कर दी, और उस इंप्योरिटीज ने उस लाइट को, जो लाइट जा रही थी कोर के अंदर से, उस लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, और उसी लॉसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉस। बात आ गई क्लियर। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कोर मटेरियल एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द कोर मटेरियल ऑफ ए फाइबर ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन। जब वेव उसके अंदर से जा रही थी तो कोर मटेरियल ने इम्प्योरिटीज की प्रेजेंट की वजह से उसको क्या कर लिया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। उस लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो उसमें लॉसेस आ गए, उस लॉसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉस। दैट इज इनफ। ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग लॉस। स्कैटरिंग लॉस होता है कि अगर स्कैटरिंग मतलब क्या होता है कि लाइट को टकराना, एक तरीका से स्कैटर्ड करना। ठीक है, स्कैटर्ड करना, तो वहां से लॉस होता है। बेंडिंग लॉस मतलब कि आपके पास कोई जैसे ये है, आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स ये बेंड हो गई है, मतलब मुड़ गई है। जैसे ये मुड़ जाती है, कहीं से मुड़ गई है, तो उसमें जो लॉस होता है वो बेंडिंग लॉस होता है। ठीक है ना, मुड़ जाना, बेंड हो जाना, जैसा अभी यहाँ पर डायग्राम आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही है। तो यहां पर लिखा है कि इज द मेन सोर्स ऑफ एटोनेशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग तीन डिफरेंट मैकेनिज्म और हैं। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की कोर है जो आपके पास, कोर इटसेल्फ, अगर कोर मटेरियल से बना है तो उसमें खुद ना खुद उसके अंदर वाला पार्ट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि जो भी आपके पास मेजर लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उसके अंदर बाहर वाला पार्ट एक्सटेंसिक एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। एटॉमिक डिफेक्ट का मतलब क्या है कि द एटॉमिक, अगर कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, एटम है, वो मिसिंग है उसके अंदर से, तो उसकी वजह से लॉस जो होता है वो एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट होता है। ठीक है। स्कैटरिंग लॉस, स्कैटरिंग लॉस क्या है, इट इज द लॉस ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी। इसमें ऑप्टिकल एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू इम्परफेक्शन इन फाइबर। ठीक है। ड्यू टू दिस फिनोमिना द लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। लाइट स्कैटर्ड हो जाती है सभी डायरेक्शन में, विच कॉज ऑफ द पावर, ऑप्टिकल पावर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस वजह से जो आपके पास ऑप्टिकल पावर है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल पावर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, क्योंकि लाइट जब स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी सभी डायरेक्शन में, तो वहां से क्या होगा, पावर लॉस होगी। तो दिस लॉस इज नोन एज रिले स्कैटरिंग लॉस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग लॉस। रिले स्कैटरिंग लॉस का फॉर्मूला होता है, रिले स्कैटरिंग लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की 4th पावर, तो एकदम से चेंज हो जाना। ठीक है। बेंडिंग लॉस क्या होता है, द लॉस अकर ड्यू टू इम्परफेक्शन एंड डिफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फाइबर स्ट्रक्चर। ठीक है। फाइबर स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शन आ जाना, डिफॉर्मेशन हो जाना, तो उसकी वजह से बेंडिंग लॉस होता है। दो प्रकार की होती है, माइक्रो बेंडिंग, माइक्रो मतलब कि स्मॉल बेंड हुआ हो, इट इज अ लॉस ड्यू टू स्मॉल बाइंडिंग ऑफ फाइबर। ठीक है। माइक्रो बेंडिंग इज आइदर कोर एंड क्लोडिंग अंडरगोज, अगर आपके पास कोर और क्लैडिंग है उसको स्लाइटली बेंड हुआ हो उसके सरफेस से। ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ बेंड्स अकर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग द फाइबर्स। तो ये मैन्युफैक्चर का फाइबर की वजह से हो सकता है, जैसे यहाँ से है। ठीक है। तो ये बैंड हो गई है, तो यहाँ से रेल क्या हो गई है, आउट हो गई है। मैक्रो बेंडिंग, ज्यादा बेंड हो जाना, एक्सेसिव बेंडिंग हो जाना, तो वो मैक्रो बेंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, वो ज्यादा बेंड हो गई है। डिस्पर्जन, लाइट का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, डिस्पर्जन लॉस होता है। बेसिकली आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो डिस्पर्जन इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज इट इज कॉज पल्सेस ऑफ लाइट डेटा टू स्प्रेड एंड ओवरलैप लीडिंग टू सिग्नल डिस्टॉर्शन। ठीक है। तो 3 टाइप्स के रहते हैं, मटेरियल डिस्पर्जन, वेवगाइड डिस्पर्जन, मॉडल डिस्पर्जन।
ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं, बेसिकली आते नहीं है तो ये आप लिख सकते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है कि द सिग्नल ब्रॉडनिंग और स्प्रेडिंग, मतलब सिग्नल का स्प्रेडिंग हो जाना, सिग्नल का फैल जाना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, लाइट का फैल जाना। जब लाइट फैलेगी तो लॉस होगा, पावर लॉस होगी, ठीक है ना। इसके कुछ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो आप जानते हैं फाइबर कम्युनिकेशन में, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर जो रहते हैं, इल्यूमिनेशन में होते हैं, इमेजिंग ऑप्टिक्स में, मिलिट्री और डिफेंस में भी इसका यूज होता है, मेडिकल फील्ड लाइन में भी इसका यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर और इंटरनेट में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट आपका चैप्टर होता है फिनिश, और ये डीपीपी नंबर 2 है पार्ट 2 की। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो ये आप वहां से लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इस नंबर पर, ठीक है। ओके, अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम मैसेज जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर और किसी सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझसे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।